Hi guys, welcome back to my channel Stuti Contact. I hope you guys are doing absolutely fine. In today's video, we will be learning about basic accounting concept. And if you are in class 11th, 12th and if you are doing BBA, BCom, MBA or PGDM, this video plays a very important part in accounting. So I request you guys to stay tuned till the last. So guys, let's get started with the video. So first of all, let us understand what do you mean by accounting concept. So as you can see in the screen, it refers to the basic assumptions and rules and principles which work as the basis of recording of business transaction and preparing accounts. It means that कि ये एक assumptions के तौर पर work करता है plus एक rules and principles के तौर पर work करता है जिसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. इवन अगर आप गाड़ी भी चलाते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते ही हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है. वैसे ही अकाउंटिंग में भी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ता है. अब नेक्स्ट क्या है? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by the accounting profession. मतलब यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलैरिटी, एक जैसी चीजें सारे बिजनेसेस रिकॉर्ड करें, उसके लिए हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि जितने भी अकाउंटिंग प्रोफेशंस के लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करते ही है. इसलिए अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसलिए आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे आपको यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करके उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो गाइस, लेट्स सी व्हाट ऑल आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वी हैव. So what are the various accounting concepts? So guys, हमारे टोटल जो हैं 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं. तो जो 6 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और जो बाकी के 6 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो भी आप जरूर देखिएगा. तो गाइस, चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्या होता है? बिजनेस एंटिटी. उसके बाद आता है हमारा मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, डुअल एस्पेक्ट एंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन. उसके बाद जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो है ऑब्जेक्टिविटी, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म एंड मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. आज जो मैं आपको 6 कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ उसमें से हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्या आता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. तो बिजनेस एंटिटी होता क्या है? इट स्टेट्स दैट बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स. फॉर से इफ अ ओनर brings in some money in the business, it is treated as a liability and the business has to pay back to the owner. तो देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं. फॉर से अगर आपकी किराने की शॉप है, ठीक है, आप ये किराने वाले भैया हो, ठीक है, आपने कुछ पैसा लाया अपने बिजनेस में, ठीक है, और इसको आपने लगा दिया. आपके ये बिजनेस है, आपने उसमें लगा दिया आपके बिजनेस में, ठीक है. आप इनिशियली आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या तो आपको बीच में कोई कैपिटल लाना पड़ा, आपने ये लगा दिया. तो इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है. क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है और जो आप एक ओनर हो वो बिजनेस से अलग हो. मतलब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको ये पैसा लौटाए. वो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है? लाइबिलिटी मतलब उधारी. वो आपको चुकाना ही पड़ेगा बिजनेस को, भले क्यों ना ओनर कोई ना क्यों ना हो, ओनर को भी उसको चुकाना ही पड़ेगा मनी, ठीक है. एंड द बिजनेस हैज टू पे बैक टू द ओनर. बिजनेस को जो ओनर है उसको देना ही पड़ेगा मनी, ठीक है. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दो सेपरेट लोग हैं. क्या है? दो सेपरेट लोग.
आप ये बिजनेस में भी पढ़े होंगे, अपने बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th के सब्जेक्ट में भी पढ़े होंगे कि जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है वो दोनों लोग अलग होते हैं, और जो भी ओनर जो पैसा लाता है वो बिजनेस को उसको लौटाना पड़ता है। क्या होता है? लौटाना पड़ता है, क्योंकि हम बिजनेस को क्या बोलते हैं? बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। उसको हम एक पर्सन की जैसे ट्रीट करते हैं, उसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड। जो चीजें हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे बिजनेस में। देखो, सिंपल सा तरीका है अकाउंट्स को समझने का, जो भी वर्ड होता है ना उसको आप तोड़ के समझो। जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तो मनी को जो मेजर करे वो वाला कॉन्सेप्ट इन सिंपल टर्म्स। तो वही वैसे ही चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यू डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर रहे हो तो उसको आप नहीं लिखोगे अपने बैलेंस शीट में, नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्योंकि इसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। और अगर कितना लोग कितना काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में वो भी आप नहीं लिखोगे, क्योंकि वो आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उन बंदों को जो काम कर रहे हैं या कोई डायरेक्टर न्यू अपॉइंट हुआ है उनको आप सैलरी दे रहे हो या अपने वर्कर्स को वेजेस दे रहे हो तो आप रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो। सैलरी को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, वेजेस को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वेजेस कितना देते हो आप, या 20,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो या 30,000 दो, वो सब सारी चीजों को आप मेजर कर सकते हो, इसलिए आप वो सारी चीजें लिखोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए हो तो वो आप नहीं लिखोगे, क्योंकि आप उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर ही नहीं सकते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही है कि मनी, जिस चीज को आप मनी पे मेजर कर सको उसको आप रिकॉर्ड करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इट स्टेट्स दैट बिजनेस फर्म विल कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन indefinitely. Stress the word indefinitely, that is for a fairly long time। मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये अज्यूम करता है कि जो बिजनेस है, ये जो आपका बिजनेस है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, ये आप अज्यूम करते हो। कोई भी बिजनेसमैन ये अज्यूम नहीं करेगा कि भाई मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो 2-3 साल में बंद हो जाएगा। नहीं, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो मेरा बिजनेस है वो चलते ही रहेगा। गोइंग कंसर्न मतलब वो चलते ही रहेगा बहुत सारे सालों के लिए। ये हम अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, जो उसके ऑपरेशंस है वो इनडेफिनेटली, दैट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते ही रहेंगे। ये सब चीजें हम अज्यूम करते हैं। तो गाइस, हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि स्टेट्स दैट span of time at the end of which the financial statements are prepared to a certain profit or loss. Generally in India, accounting period is from 1st April to 31st March। मतलब ये बोला जाता है कि जैसे आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आपको अपना एक पूरा स्टेटमेंट तो तैयार करने की जरूरत है ही। क्यों करने की जरूरत है? ताकि आप देख पाओ कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। तो इंडिया में जो हम अकाउंटिंग पीरियड मांगते हैं वो मानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कब मानते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, कब का? 2013 का, वो ये भी बोला है कि आप इसको एनुअली प्रिपेयर करो। बट कुछ कुछ केसेस में आप, ये है कि आप एक इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना के रख सकते हो। ठीक है, और जैसे कुछ कुछ जो लोग होते हैं या कुछ कुछ जो कंपनीज होती हैं वो क्वार्टरली भी अपना पब्लिश करती हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। फर्स्ट से जो रिलायंस है वो अपना क्वार्टरली भी पब्लिश करती है, क्योंकि उनको दिखाना पड़ता है कि कितना प्रॉफिट हुआ मेरे क्वार्टर में। ठीक है, क्योंकि वो शेयर्स बेच रही हैं, जो हम आगे वाले आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, ये सारा चीजें क्या होती हैं। तो वो हर 3 महीने में अपना जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है वो प्रिपेयर करके करती हैं। अगर आपको देखना है कि कैसा होता है, क्या होता है,
तो आप मुझे प्लीज कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, और कंपनीज कैसे वर्क करती हैं, क्या शेयर्स कब इशू होते हैं, ये सबका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता क्या है कि ये बोलता है कि इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड स्टेट्स दैट all the transactions should be recorded at two places and two accounts will be involved in recording a transaction। ठीक है, जैसे कि इंसान को जीवन जीने के लिए सांस लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, वैसे ही अगर आप अकाउंट्स कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट कहीं से भी मिस आउट करोगे तो आपका बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं बताएगा, आपको ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताएगा ही नहीं। इसलिए आपको ये चीजें फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हमेशा दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा। किस अकाउंट को इफेक्ट करेगा? दो अकाउंट को इन्फेक्ट करेगा। फॉर से अगर आपकी कपड़े की शॉप है, ठीक है, और कपड़े की शॉप में कोई आपको कस्टमर आता है कपड़े लेने के लिए, तो आपने उसको कपड़े बेचे, ठीक है, कपड़े बेचे और उसने आपको बदले में क्या दिया? पैसे दिए। ठीक है, इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? दो अकाउंट इन्वॉल्व है। एक है आपका कैश और एक है आपका जो आपका इन्वेंट्री बोल लो। ठीक है, एक आपका इन्वेंट्री इन्वॉल्व है जो आपका है इस केस में आपके कपड़े। तो कैश और इन्वेंट्री इन्वॉल्व है, तो इस केस में क्या हुआ? आपका कैश बढ़ गया और इन्वेंट्री कम हो गई। कैसे हुई? कि कैश आपके पास आ गया और इन्वेंट्री जो थी, जो कि आपके इस केस में थी आपके कपड़े, वो चली गई, तो वो कम हो गए। तो उसको इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा दो अकाउंट दो जो अकाउंट होते हैं वो हमेशा अफेक्ट होते हैं। और लास्ट में क्या होता है? जो एसेट होता है वो हमेशा इक्वल होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल से। मतलब जो आपने आपके पास क्या क्या चीज है डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए, वो आपके एसेट हो गए। लाइबिलिटी जो आपकी उधारी है प्लस कैपिटल जो आपने बिजनेस में लगाया है। हमेशा और हमेशा ये याद रखना, जो एसेट होता है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। अगर कहीं आपका लास्ट में जब आप बैलेंस शीट टैली करते हो या कुछ भी करते हो, अगर एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल नहीं आया, मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हो, कहीं ना कहीं आपने कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग records only when it is realized, that is when ownership of goods is transferred. In case of incomes such as interest, rent, commission, etc., revenue is recognized on time basis. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फॉर से आपने गुड्स कब सोल्ड किया? अभी 15 जून को आपने गुड को सोल्ड किया, ठीक है, और आपको गुड का जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 20 जून को। तो जो आप बैलेंस शीट में डेट एंटर करोगे ना कि आपको पैसा मिल गया, पैसा मतलब रेवेन्यू, इस केस में रेवेन्यू हो गया, गुड्स को सोल्ड करके जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो आप 15 जून का डालोगे, ना कि 20 जून का। कब का डालोगे? 15 जून का। क्यों डालोगे? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो जाता है उसी समय हम समझ लेते हैं कि हमको रेवेन्यू मिल गया। मतलब अगर आपकी किराने की शॉप है, ठीक है, और आपने और आप किराने की शॉप है और आप एक होलसेलर हो, ठीक है, और आप रिटेलर को बेच रहे हो। तो जो रिटेलर है अगर वो आपसे गुड्स लेके जाता है 15 जून को और वो आपको पैसे देता है 20 जून को, तो आप देखोगे, आप ये एज्यूम करोगे कि 15 जून को ही आपको पैसे मिल गए हैं। आप वहीं पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे, क्योंकि ओनरशिप ऑफ गुड्स, मतलब अब जो ओनर है वो गुड्स का तो रिटेलर बन गया, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, इसलिए आप ये अज्यूम करते हो। ठीक है, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट यही बोलता है कि जब आपका जब जिस दिन आपने गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया उस दिन आप उसी दिन में आप बैलेंस शीट में लिख दोगे कि हाँ भाई मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, वो आप लिख दोगे।
In case of incomes such as interest, rent, commission, etc., revenue is recognized on the time basis. क्या होता है? टाइम बेसिस में. देखो, जैसे कि आपको रेंट मिलना था 15th ऑफ जुलाई को, ठीक है? कब मिलना था? 15th ऑफ जुलाई का आपका रेंट मिलना था, लेकिन वो मिला आपको 18th ऑफ अगस्त को, ठीक है? कब मिला? 18th ऑफ अगस्त को. तो आप क्या करोगे? ये जो आप रेंट है जो रिकॉग्नाइज ऑफ 15th ऑफ जुलाई, दो वो 18th ऑफ अगस्त को ही मिला है, बट अब 15th ऑफ जुलाई का अगर आपका डेट है तो आप डाल दोगे कि मुझे वो रेवेन्यू मिल गया, क्योंकि वो आपका टाइम बेसिस पे होता है. जैसे कि अगर आपको एडवांस में आपको मिल गया पैसा, ठीक है, जो कि मिलना था अगस्त में, बट आपको मिल गया वो जुलाई में, तो आप उसको जुलाई का पैसा नहीं मानोगे, तो वो आप उसको मानोगे अगस्त का पैसा. ये हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, बट आप अगर इसको जो मैंने बोला है उसका आप अच्छे से वीडियो को देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा, जो बचे हुए 6 कॉन्सेप्ट हैं, उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो मैं जल्दी लेके आऊंगी. तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी डाल दूंगी, प्लस इंस्टाग्राम का जो लिंक होगा वो भी डाल दूंगी. तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं. मैं जो मेरा नया वीडियो आता है मैं उसका अपडेट इंस्टाग्राम में देती हूँ. प्लस जो आपका टेलीग्राम है, मैं वहाँ पे आपको ये भी बताती हूँ कि कैसे पढ़ना है, और कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप बोलोगे तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए. और आपको अगर कोई और डाउट है तो प्लीज़ मुझे मेल करके ज़रूर बताइएगा. और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, या तो फिर टेलीग्राम में बता दीजिएगा. ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.